Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am J.B. Malik before you. Today, our chapter is Indian Stamp Act 1899, Part 1. इसमें आज शुरू करेंगे कि स्टैम्प एक्ट क्या है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। तो और ये पार्ट 1 में हम ये बताएंगे कि ये स्टैम्प एक्ट किस लिए आया, इसके क्या फायदे हैं और ये कहाँ कहाँ किस किस चीज़ पर स्टैंपिंग होती है। देखिए, अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो सबसे पहले अमेरिका में ये टैक्स लगा था और जॉर्ज ग्रेनविले ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे 1765 में। सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री राजकीय कोष के चांसलर और हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता थे, जिन्होंने अमेरिका के लोगों पर सबसे पहले टैक्स लगाया। और ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ 1 नवंबर को ये एक्ट हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, उस समय अंग्रेजी शासन था, भारत पर भी था, अमेरिका पर भी था। और उस टाइम ये 7 साल यूं चला, 1756 टू 1763 तक फ्रांसीसियों और भारत के साथ उनकी फौजें जो तैनात थी, उनका खर्चा बढ़ गया था। तो इसके दिमाग में इन्होंने, जॉर्ज ग्रेनविल ने ये पॉइंट सुझाव किया कि टैक्स लगाकर अपना जो खर्चा है फौज का, वो उसकी पूर्ति की जाए। तो ये वहां से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसका बहुत ही जोर शोर से इसका विरोध हुआ और ये रद्द किया गया। अब हम बात करेंगे सिर्फ इंडियन स्टैंपिंग एक्ट, जो विद इफेक्ट फ्रॉम 27 जनवरी 1899 से लागू है। देखिए, इसका मेन क्या है, ये क्यों अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे। देखिए, आपने लगान नाम सुना होगा। वो किसी न किसी तरह अपनी इनकम बढ़ाना चाहते थे, इनकम जनरेट करना चाहते थे। आपने लगान फिल्म देखी होगी, उसमें तो आपने दिखाया होगा अंग्रेजों ने नाप शनाप बहुत एक्ट बनाए थे जो भारतीयों के और जो भी उनके अंडर में थे उन पर लगान या टैक्स वसूल किया जा सके। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी चाल थी। तो ये लगान, फिर उसके बाद देश आजाद हुआ, लेकिन हम लकीर के फकीर ही रहे। हमने जो उन्होंने कानून थे सभी उनको अपनाया। हालांकि अभी बहुत से कानून को रिमूव किया गया है, लेकिन काफी चीजें अभी भी वही है। डिवाइड एंड रूल, ये सब चीजें वही उन्हीं की देन है। डिवाइड करो, राज करो। आज भी हमारी देखिए, जितनी भी अपनी संगठन हैं, देश की जितनी भी ये अपना पार्टियां हैं, ये यही करती हैं। देश को बांटो, जात पात धर्म और राज करो। तो ये उन्हीं की देन है, अंग्रेजों की। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव इसका कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि किसी तरह इनकम जनरेट की जाए, सोर्स ऑफ इनकम बनाया जाए, टू जनरेट मनी फॉर द गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। देखिए, ये जनरेट मनी एक को कलेक्ट करने के लिए ये अंग्रेजों ने ही, ये अंग्रेजों के टाइम का एक्ट है, क्योंकि उस टाइम भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत तो 1947 में हुआ। तो ये तभी से फिर हम हमारे देश ने अपनाया। तो टू जनरेट मनी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वैसे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स वो है जो आपके प्रॉफिट और इनकम पे आपके ऊपर डायरेक्टली लगाया जाता है।
और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एक्ट रिक्वायर्स द पेमेंट ऑफ स्टैंपिंग ड्यूटी ऑन सर्टेन एंड डिफाइंड पेपर्स। उन्होंने कुछ सर्टेन एंड डिफाइंड पेपर निर्धारित किए कि इन पर ये स्टैंप ड्यूटी लगेगी। वो कौन कौन से हैं? वो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। कलेक्टर्स को पावर दी गई, तो इसमें है कि इन चीजों पर टैक्स लगेगा। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंप एक्ट इन इंडिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सोर्स ऑफ इनकम, सबसे पहले तो इनकम आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। फिर एक एविडेंस इसको माना गया, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस का एक एविडेंस, लीगल वैलिडिटी, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो इसलिए स्टैंपिंग जरूरी थी। तीसरा देखिए ये क्या करता है? हेल्प्स प्रिवेंट फ्रॉड को रोकती है। तो ये था इंपॉर्टेंस और या बेनिफिट्स या एडवांटेज, समझिए कि इसके क्या है। 3 बड़े कारण है, आय का स्रोत है, एविडेंस प्रूफ है, और प्रिवेंट फ्रॉड को प्रिवेंट करती है। तो वैल्यू ऑफ स्टैम्प पेपर्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। हर स्टैम्प पेपर जो हर डॉक्यूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट पर लगेगा उसकी वैल्यू स्टेट टू स्टेट डिफर करेगी। जैसे ये स्टैम्प पेपर के होते हैं 10 रुपये का, 20 का, 50 का, 100 का, 1000 का, 500 का, फिर इसके बाद 5000, 10,000, 20,000, 25,000, इस तरह ये लगते हैं, पर ये स्टेट टू स्टेट ये डिफर करते हैं। अब डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट्स पे लगते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। नीड टू बी स्टैम्प्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो ये यहाँ लिखे हुए हैं, उनको स्टैम्प की आवश्यकता है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट कब बनता है, ये मैंने स्टार दिया है यहाँ, तो ये स्टार बताता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ये आपको बताएगा कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लाइबिलिटी इज क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, एक्सटिंग्विश्ड और रिकॉर्डेड। जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा, या तो किसी एक का राइट बनेगा, एक की लाइबिलिटी बनेगी, और वो रिकॉर्ड होगी। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड, स्टैंपिंग लगेगी, और उसको एक रिकॉर्ड बनेगा उसका। तो एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लाइबिलिटी इज क्रिएटेड। देखिए जैसे सेल डीड है, उसमें ए प्रॉपर्टी बी को बेचता है, तो ए का जो राइट है, राइट ये इसको चला जाएगा दूसरे को, और वो ट्रांसफर डीड बन जाएगी, या सेल डीड बनेगी, या एक्सटिंग्विश, एक का राइट एक्सटिंग्विश होगा, दूसरे का राइज होगा। तो ये राइट और लाइबिलिटी, एक के लिए राइट बनेगा, दूसरे के लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगी। तो एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लाइबिलिटी इज क्रिएटेड, या तो राइट बनेगा या लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो और उसका रिकॉर्ड होगा स्टैंपिंग से, तो वो इंस्ट्रूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट क्या है? देखिए अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आप सेल डीड देखिए, सेल डीड टाइप होकर के तैयार है, अगर उस पर स्टैंपिंग ना हो, साइन ना हो, तो वो डॉक्यूमेंट तो है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट तभी बनेगा जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, वो लीगल, उसकी वैलिडिटी तभी बनेगी जब ये काम होंगे। क्या क्या? एक तो वो साइन करेगा, स्टैंपिंग होगी, और उसका रिकॉर्ड होगा। तो लेकिन इसलिए कहते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज डॉक्यूमेंट बट एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट तो है ही, लेकिन हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है। तो एक कौन कौन से हैं शेड्यूल 1 में, ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन कुछ मैं विशेषकर खासकर पर्टिकुलर कुछ केसेस बताता हूँ। सेल डीड या रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, लीज डीड है, रेंट एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी,
बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एटसेट्रा, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये स्टैंपिंग होगा। बैंक गारंटी है, एग्रीमेंट, ये जैसे बैंक फाइनेंशियल केसेस में बैंक गारंटीज, एग्रीमेंट फॉर लोन एंड एडवांसेस, इंश्योरेंस पॉलिसीज, बॉन्ड, डिबेंचर्स, शेयर सर्टिफिकेट एटसेट्रा, ये स्टैंपिंग होगा। फिर एफिडेविट है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, बेल बॉन्ड्स, इंडेमेनिटी बॉन्ड्स, पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर लीगल मैटर्स, कोर्ट फी एटसेट्रा, तो ये स्पेसिफाइड हैं। तो इसके अलावा काफ़ी हैं, लेकिन ये कुछ मेन मैंने बताए हैं, इन पे स्टेपिंग बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइमिंग ऑफ स्टैंपिंग। टाइमिंग क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 ये बताता है, डिक्लेयर करता है टाइम को। क्या? स्टैंपिंग मस्ट टेक प्लेस बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, या जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बनाने जा रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंट में जो जैसे आज आपने कोई स्टैंप खरीदा, जैसे आज सपोज 6 नवंबर 2023 सपोज कोई डेट है, अगर स्टैंपिंग या तो आज तक का हो, आज एग्जीक्यूशन होना है तो आज तक का हो, या आज से पहले का कभी का भी, तो आज से बाद का एग्जीक्यूशन जो स्टैंपिंग नहीं हो सकता, वो इलीगल है। तो सेक्शन 17 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट यही डिक्लेयर करता है कि टाइमिंग क्या होना चाहिए, मस्ट टेक प्लेस बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जिस समय आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, साइन कर रहे हैं, उसको भर रहे हैं, उससे पहले का स्टैंपिंग हो या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। सपोज आज कर रहे हो तो आज तक का, आज के बाद का नहीं। तो ये था इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और वह क्या वैल्यू है, और डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो और कैसे उसका टाइमिंग है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।